हेलो स्टूडेंट्स, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन। इस वीडियो में घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार होता है, इस प्रक्रिया के बारे में मैं आपके समक्ष चर्चा के लिए उपस्थित हूं। तो प्यारे बच्चों, हम अक्सर शाकाहारी जंतुओं को, जैसे गाय है, भैंस है, तो इन जंतुओं को हम अक्सर देखते हैं कि अपने जबड़े को चलाते रहते हैं। भोजन करने के उपरांत भी ये अपने जबड़े को लगातार चलाते रहते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जुगाली करना, कि ये जीव जुगाली कर रहे हैं। तो ऐसे जीव ऐसा क्यों करते हैं? भोजन करने के उपरांत भी ये अपने मुंह को क्यों चलाते रहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों, शाकाहारी जंतुओं का भोजन क्या होता है? शाकाहारी जंतुओं का भोजन होता है घास। ये घास खाते हैं। और क्या खाते हैं? ये पत्तियां खाते हैं। इसके अलावा, पत्तों के अलावा ये टहनियों को भी खाते हैं। तो शाकाहारी जीव जो है घास, पत्तियां, टहनियां आदि को खाते हैं। जब इनको भोजन प्राप्त होता है तो ये क्या करते हैं? जल्दी जल्दी अपने भोजन को निगल जाते हैं और इस ग्रसिका के माध्यम से ये अपने भोजन को क्या करते हैं? जल्दी जल्दी निगल जाते हैं और ग्रसिका से होते हुए यह भोजन जो है इनके आमाशय में पहुंचता है। अब यहाँ पर इस प्रक्रिया को पूरी तरह से समझने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि शाकाहारी जंतुओं यानी घास खाने वाले जो जंतु हैं उनमें आमाशय की व्यवस्था किस प्रकार होती है। तो यहाँ पर हम यह जानेंगे कि जो घास खाने वाले जंतु होते हैं उनके आमाशय में कुछ विशेष व्यवस्था होती है। यह विशेष व्यवस्था क्या है कि इनका आमाशय जो होता है वह 4 कक्षों में बटा रहता है। उनका आमाशय कितने कक्ष में बटा रहता है? 4 कक्ष में। सबसे प्रथम कक्ष को हम कहते हैं रुमेन। रुमेन कहते हैं, या इसको प्रथम आमाशय भी कहा जाता है। रुमेन को प्रथम आमाशय भी कहते हैं। तो ये पहला कक्ष हो गया इनके आमाशय का। दूसरा कक्ष होता है रेटिकुलम। दूसरा कक्ष होता है रेटिकुलम। उसके बाद तीसरा कक्ष है। तीसरे कक्ष को हम कहते हैं ओमेसन। तीसरे कक्ष को हम कहते हैं ओमेसन। और अंतिम यानी चौथा कक्ष भी होता है जिसे हम कहते हैं एबोमेसन। चौथे कक्ष को हम कहते हैं एबोमेसन। तो यहां यह चीज याद रखना है कि जो घास खाने वाले जंतु होते हैं इनके आमाशय जो होते हैं वह 4 कक्षों में बटे रहते हैं। इनके आमाशय जो होते हैं वह 4 कक्षों में, 4 चेंबर में बटे रहते हैं। पहला कक्ष जो होता है इसे हम रुमेन या प्रथम आमाशय कहते हैं। दूसरे कक्ष को रेटिकुलम कहते हैं। तीसरे कक्ष को ओमेसन कहते हैं और चौथे कक्ष को एबोमेसन कहते हैं। तो अब जैसा कि मैंने कहा कि जो घास खाने वाले जंतु हैं ये भोजन करने के उपरांत भी अपने मुंह को, अपने जबड़े को चलाते रहते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जुगाली करना। तो ऐसा ये क्यों करते हैं? जब इनको घास मिलता है या भोजन मिलता है तो ये अपने ग्रसिका के माध्यम से जल्दी जल्दी उसको निगल लेते हैं और निगलने के उपरांत वो क्या करते हैं? आमाशय का जो पहला कक्ष होता है जिसे कि रुमेन या प्रथम आमाशय कहते हैं, यहाँ पर वो भोजन को ले आते हैं। भोजन को कहाँ ले आते हैं? जल्दी जल्दी निगलकर भोजन को रुमेन या प्रथम आमाशय में ले आते हैं। अब यहाँ पर रुमेन में या प्रथम आमाशय में क्या होता है? यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है। यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, मतलब रुमेन में भोजन आंशिक रूप से पच गया, पूरी तरह से नहीं पचा। अब ये जो भोजन जिसका आंशिक पाचन हुआ, इस आंशिक पचे हुए भोजन को वो क्या करते हैं? फिर वापस ग्रसिका के माध्यम से अपने मुंह में ले आते हैं। आंशिक पचे हुए भोजन को वापस वो अपने मुंह में ले आते हैं। अब ये जो आंशिक पचा हुआ भोजन होता है, इस आंशिक पचे हुए भोजन को हम कहते हैं कड़ या जुगाल।
कड़ या जुगाल, ये आंशिक पचे हुए भोजन को हम कड़ या जुगाल कहते हैं। इस कड़ या जुगाल को शाकाहारी जंतु जो होते हैं, इस कड़ या जुगाल को वापस ग्रसिका के माध्यम से अपने मुंह में ले आते हैं। और जब अपने मुंह में वापस लाते हैं तो यह छोटे छोटे पिंडक के रूप में होता है, छोटे पिंडक के रूप में, छोटे पिंडक के रूप में यह कड़ को या जुगाल को वापस अपने मुंह में ले आते हैं। और तब मुंह में लाने के बाद इस कड़ या जुगाल को वो अच्छी तरह से चबाते हैं। इसे ही हम लोग जुगाली कहते हैं या रोमंथन कहते हैं, जुगाली या रोमंथन कहते हैं इसी प्रक्रिया को। और ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट। ऐसे जीवों को जिनमें जुगाली की प्रक्रिया होती है उन्हें हम रूमिनेंट कहते हैं। रूमिनेंट क्यों कहते हैं? ये रूमिनेंट शब्द जो होता है यह एक शब्द रूमिनेयर से बना है। रूमिनेंट शब्द जो है वह रूमिनेयर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है दोबारा चबाना। इसका मतलब होता है दोबारा चबाना। और शाकाहारी जंतु जो है भोजन को दोबारा चबाते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग रूमिनेंट कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम रोमंथन कहते हैं या फिर इस प्रक्रिया को हम जुगाली करना कहते हैं। तो छोटे पिंडक के रूप में कड़ या जुगाल को ये वापस अपने मुंह में लाते हैं और वापस मुंह में लाकर इसे अच्छी तरह से चबाते हैं। जब यह भोजन अच्छी तरह से यहाँ पर चबा लिया जाता है तब अब यह भोजन जो है वह कहाँ आता है, अमाशय के दूसरे कक्ष में यानी रेटिकुलम में आता है। अच्छी तरह से चबाया हुआ भोजन, अच्छी तरह से चबाया हुआ भोजन जो है वह कहाँ आता है, वह अमाशय के दूसरे कक्ष, अमाशय के दूसरे कक्ष यानी रेटिकुलम में आता है। फिर यह भोजन जो है जब अच्छी तरह से चलाया हुआ भोजन रेटिकुलम में आता है तो रेटिकुलम में क्या होता है, रेटिकुलम में इस पचे हुए भोजन का विखंडन होता है। सॉरी, पचे हुए भोजन का नहीं, यह अच्छी तरह से चबाए हुए भोजन का जो आंशिक तरह से पचा हुआ भोजन है, इस भोजन का विखंडन होता है रेटिकुलम में। और जब भोजन का विखंडन हो जाता है, आंशिक रूप से पचे हुए भोजन का विखंडन अमाशय के दूसरे कक्ष यानी रेटिकुलम में आ जाता हो जाता है, तो फिर यह भोजन जो है वह आ जाता है ओमेसन में, अमाशय के तीसरे कक्ष यानी ओमेसन में आ जाता है। ओमेसन में क्या होता है कि यह जो भोजन ओमेसन में आया, इसमें जो जल की मात्रा रह जाती है उस जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण होता है, वह कहाँ होता है, जल का अवशोषण अमाशय के तीसरे कक्ष यानी ओमेसन में होता है, जल का अवशोषण। और उसके बाद यह भोजन जो है जब जल का अवशोषण हो जाता है तब यह अमाशय के तीसरे कक्ष, अमाशय के तीसरे कक्ष यानी एबोमेसम में आता है। एबोमेसम में क्या होता है, यहाँ पर कुछ एंजाइम होते हैं और इन एंजाइम्स की मदद से, एंजाइम्स के द्वारा भोजन का पूर्ण पाचन होता है। एंजाइम्स के द्वारा भोजन का पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण पाचन यानी भोजन के पूर्ण पाचन की क्रिया वह संपन्न होती है अमाशय के चौथे कक्ष यानी एबोमेसम में। एबोमेसम में एंजाइम के द्वारा भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अब जब इस भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है तब छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत ये हो गया छोटी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत के द्वारा इस पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के द्वारा इस पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और फिर जो अनपचा भोजन होता है उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में ये जो हमने देखा कि शाकाहारी जंतुओं का आमाशय किस प्रकार होता है, इसमें अंधनाल की भी एक बड़ी भूमिका होती है। अंधनाल की क्या भूमिका होती है कि शाकाहारी जीव जो भोजन करते हैं तो इनके भोजन में सेलुलोज की प्रधानता होती है। इनके भोजन में सेलुलोज की प्रधानता होती है। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज जो है वह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है और सेलुलोज को पचाना बहुत मुश्किल काम है। शाकाहारियों को छोड़कर दूसरे जीव, यहाँ तक कि मनुष्य जिसका कि पाचन तंत्र काफी ज्यादा सुविकसित होता है, वो भी सेलुलोज को नहीं पचा पाते। हमारे शरीर में भी सेलुलोज जो होता है
वह उसका पाचन नहीं होता है और वह रुक्षांश के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन शाकाहारियों के शरीर में कुछ ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सेलुलोज का पाचन होता है। तो यह व्यवस्था क्या है? यह व्यवस्था अंधनाल है। पहले तो हमने देखा कि शाकाहारियों में भोजन को काफी अच्छी तरह से दोबारा चबाया जाता है और यहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैली जैसी संरचना पाई जाती है। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैली जैसी संरचना पाई जाती है। इस थैली जैसी संरचना को हम अंधनाल कहते हैं। इस अंधनाल में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। इस अंधनाल में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं और ये जीवाणु जो होते हैं ये सेलुलोज का पाचन करते हैं। सेलुलोज का पाचन करते हैं ये जीवाणु जो अंधनाल में पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में ऐसी कोई अंधनाल नहीं होती। यह अंधनाल होती भी है तो वह अवशेषी अंग के रूप में, वह फंक्शनल नहीं होता है, वह कार्य नहीं करता है। जबकि शाकाहारियों में यह अंधनाल अच्छी तरह से विकसित होती है और काफी अच्छा कार्य करती है। अंधनाल में जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। तो इस तरह से घास खाने वाले जंतुओं में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है इसे हमने अच्छी तरह से जाना। अब पुनः हम अगली वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।